चरों में रैखिक समीकरण। पहले इसकी अंग्रेजी समझो, ठीक है। इसकी अंग्रेजी है लीनियर। लीनियर का मतलब होता है रैखिक। इक्वेशन मतलब समीकरण। इनको समझते हो। टू दो चरों में रैखिक। चर तो हमने पढ़ लिया, कौन होते हैं चर? हाँ, इंग्लिश के जो अल्फाबेट होते हैं उन्हें चर कहते हैं। और क्यों चर कहते हैं? क्योंकि उनका मान बदलता रहता है। उनका अंग्रेजी है चर की वेरिएबल। चर की अंग्रेजी क्या है? वेरिएबल मतलब बदलते रहने वाला। और अचर पद मतलब होता है कांस्टेंट। क्या होता है अचर पद का मतलब? और ध्यान से समझ लो एक बार और। अचर पद इसका मतलब होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब जैसे 0 से लेके 9 तक की गिनतियाँ, और उसके बाद फिर 10 और 11 12 13 15 18 दुनिया की जितनी भी गिनतियाँ हैं वो सब 10 का मान 10 ही रहता है, 12 नहीं हो जाता, ठीक। उसके बाद आता है चर। चर हम कहते हैं इनकी अंग्रेजी होती है वेरिएबल। और ये x y z ये सब क्या होते हैं? चर। a b c x y z ये सब क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ये चर। तो आपने एक चर में रैखिक समीकरण पढ़ी होगी, वो पढ़ी थी आपने कक्षा 8। जैसे 3x + 5 = 8 और लिखा होता था हल करो। मुझे याद आ रहा है कैसे हल करते थे? 5 प्लस का है, इधर जाकर कैसे हो जाएगा? यहाँ पे दोनों तरफ 5 घटा देते थे। 5 से इधर वाला 5 कट गया और यहाँ वाला रह गया। 8 में तो 5 घटा के कितना है? 3। फिर दोनों तरफ 3 से भाग करते थे, तो यहाँ से x का मान कितना आ गया? ये जो x का मान आया है, अगर मैं इस समीकरण में इस x के मान को डाल दूं, इसका LHS और इसका RHS। LHS कितना है समीकरण का? RHS कितना है? 8। और हमारे पास x का मान इस समीकरण को हल करके कितना निकल के आया? 1। तो x का मान अगर 1 लगा दें तो 3 × 1 + 5 कितना आ गया? 3 और 5 8। तो हम देख रहे हैं LHS बराबर आ गया किसके? RHS के। कौन से मान के लिए? x बराबर 1। जो समीकरण हल होकर आती है, हल होने का मतलब है कि x बराबर आ गया। जो x बराबर है वो x का मान है। जो वेरिएबल x है उस वेरिएबल की जगह अब क्या माना जाएगा? 1। मोबाइल की मेमोरी वेरिएबल है और आप जो फोटो डालते हो वो मान है। तो मोबाइल के अंदर जो 16 GB या 64 GB मेमोरी होती है, वो मेमोरी छोटे छोटे वेरिएबल में बटी होती है। हर वेरिएबल पे जाके एक कांस्टेंट चला जाता है, और जब तक कोई चीज़ नहीं पहुंचती तब तक वो खाली रहती है। ऐसे ही आपका चर होता है वेरिएबल, जब तक उसका मान नहीं आएगा तब तक वो खाली है, उसमें कोई भी मान आ जाए। लेकिन जब आ गया तो इसका मान कितना हो जाएगा? x का 1। जहाँ जहाँ x होगा वहाँ कितना लिख सकते हो? 1। अब हमने ये x का मान 1 इस समीकरण के अंदर रख के देखा। समीकरण में रखने का मतलब है जहाँ पर भी वेरिएबल है वहाँ पे x का मान 1 रख दीजिए। जैसे ही हमने 1 रखा, हमने देखा कि बायां पक्ष किसके बराबर आ गया? दाएं पक्ष। अगर ऐसी स्थिति है कि कोई चर का मान किसी समीकरण में रखने पर बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ जाए तो वो उस समीकरण का हल कहलाता है। अतः x बराबर 1 समीकरण कौन सी? 3x + 5 = 8 का क्या है? हल। और हल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हल को अंग्रेजी में कहते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को समझ में आ गया? और जो भी सॉल्यूशन होगा, जो भी हल होगा जिस समीकरण का, वो उस समीकरण को क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। क्या करेगा? एक ये भी शब्दावली होती है। अतः x बराबर 1 समीकरण कितनी है हमारे पास? 3x + 5 = 8 को क्या करता है? संतुष्ट करता है। संतुष्ट करने का मतलब उसे बिल्कुल कर देता है, हाँ भाई जो तुम्हारी आवश्यकता है वो हमने पूरी कर। तो अब क्या x बराबर 1 के अलावा कोई और मान है जो इस समीकरण को संतुष्ट कर सके दुनिया में? आप ढूंढना। 0 1 2 3 5 8 9 12 25 128 125
सारे मान रख के देखना, आपको कोई मान ऐसा नहीं मिलेगा। 90 18 तारीख 42। तो ये जो समीकरण थी रैखिक समीकरण है। कैसी समीकरण है ये? रैखिक समीकरण अगर कहीं लिखी है तो मैंने आपको बताया था रैखिक समीकरण वो होती है जिनकी घात होती है एक। रैखिक समीकरण की घात कितनी होती है? एक। और घात क्या होती है? उस समीकरण में जो चर है उस चर की सबसे बड़ी घात। इस समीकरण में चर कौन है? घात कितनी है इसकी? एक। इसलिए ये समीकरण कैसे समीकरण है? कितने चरों में है? एक चर में। कितने चरों में है ये? एक चर में रैखिक समीकरण। अब यहाँ जो हम कक्षा 9 में पढ़ेंगे वो कितने चरों में पढ़ेंगे? दो चरों में रैखिक, यानी चर होंगे दो, एक x और एक y, और घात कितनी होगी दोनों की? एक। बात आ गई समझ में? तो दो चरों में रैखिक समीकरण का सामान्य रूप, जनरल फॉर्म, मतलब जो अब कोई बताएगा 3x + 5y = 0, कोई कहेगा 7x + 8y = 0, तो कोई ना कोई ऐसी चीज तो होनी चाहिए जो सबके लिए एक समान हो। तो जो सामान्य दो चरों में रैखिक समीकरण है वो है ax by + c = ये आपकी दो चरों में रैखिक समीकरण। उदाहरण क्या होगा? किसकी बात कर रहे हैं हम? 3x - 5y - 3 = या -13 = इसमें दोनों की हाथ देखे क्या? x और y है। दूसरा 3x + 5 = 8। अगर मैं कह रहा हूं ये दो चरों में रैखिक समीकरण है और चर कितने दिखाई दे रहे हैं इसमें, तो आप इसे किस फॉर्म में लिखोगे? कैसे लिखेंगे इसको? आप लिखोगे, इसको हम लिख सकते हैं 3x + 0y + 5 = अगर ये दो चरों में रैखिक समीकरण है, इसमें y तो है लेकिन y का गुणांक कितना है? 0। ठीक है, यानी कि यहाँ पर x का गुणांक कितना है? 1। y का गुणांक 3 और अचर पद है c, मतलब जिसमें x और y नहीं है। इसमें बताओ, इसमें x का गुणांक बताओ, y का गुणांक 0 और अचर पद 5। अचर पद जो निकलेगा वो ये 8 पहले इधर है, इधर आएगा, इधर वाला 8 इधर आएगा, तो 8 इधर आकर माइनस का हो गया, और 8 में से 5 गया, कितना बचा? माइनस का। अचर पद निकालने के लिए यहाँ पे 0 का होना बहुत आवश्यक है। ये एग्जाम में ऐसे, तो अचर पद कितना हो गया इसका? बात समझ आ गई? तो ये आपकी, अब सवाल ये उठता है, जैसे हमने कहा दो चरों में, एक चर में रैखिक समीकरण थी तो कितने हल आए निकल के इसके? कितने हल आए? अरे हल कितने आए? एक ही तो हल आया, वो भी x = 1। उसके अलावा तो x का और कोई मान नहीं था। अब सवाल ये उठता है कि दो चरों में जो रैखिक समीकरण है उसके कितने हल होते हैं? पता नहीं, देखते हैं। एक सबसे आसान समीकरण लेते हैं, x + y + 3 = या -3। एक उदाहरण ले लिया हमने, एक दो चरों में रैखिक समीकरण है, क्या है? x + y - 0। अब यहाँ पे मान निकालोगे कैसे? चलो y का मान निकालने की कोशिश करो। y = 3 इधर प्लस का हो गया और x इधर आगे कैसा हो गया? 0। जब +3 करोगे तो 0 + 3 3 ही होता है, इसलिए मैंने 0 + 3 को 3 लिख दिया। ये मैं सोचा 0 कहाँ चला गया, समझ आगे कहाँ चला गया? 0 3 में जुड़ गया, 3 में 0 जुड़ेगा 0, और ये प्लस का x का इधर आगे कैसा हो गया? ये तो मान ही नहीं निकला।
चलो एक तरीका और करके देख लेते हैं, एक्स का मान निकाल के देख लेते हैं। एक्स बराबर कितना है, ये इधर आ जाएगा 0 + 3 - y, तो एक्स बराबर कितना आ गया, ये भी कोई मान नहीं, ये भी कोई मान नहीं। भाई हम मान निकाले कैसे एक्स का, समझ में आ गई बात नहीं? यहाँ तो मान निकल आया था, पर यहाँ जो आया है y का मान किसके पदों में आया है, x। ये जो मैंने किया है इसे कहते हैं y का मान x के पदों में। क्या निकल कर आया, y बराबर 3 माइनस, ये क्या है, x का मान y के, x बराबर 3 माइनस। जब हमने y का मान x के पदों में रखा, तो अगर मैं x का मान अपने मन से कुछ मान लूं तो y का मान x के मान के आधार पर निकल के आएगा, निकल के आएगा नहीं। यदि मैंने मान लिया, मान x बराबर 0, तो y का मान कितना आ जाएगा, 3 माइनस x की जगह 0 रखेंगे। मैंने बताया ना x का मान कितना हो गया, 0। और ये मान कहां से आया, मेरे मन से, और आपके कहां से आएगा, आपके मन से। तो y का मान कितना आ गया है, y बराबर 3, x बराबर 0, 2 y। यदि x बराबर 1, तो y बराबर 3 माइनस 1 कितना है, 2। तो x बराबर 1, तो y बराबर कितना, 2। यदि x बराबर 2, तो y बराबर कितना होगा, 3 माइनस 2 यानी 1, यानी y बराबर 1। यदि तब x के कितने मान सकता हूँ अपने मन से, मन तो अनंत है, अनंत मान सकता हूँ, तो y के कितने मान निकल के आएंगे। लेकिन जब मैं x का मान 0 मान रहा हूँ तो y का मान 2 नहीं आ रहा। जब x का मान 0 मान रहा हूँ तो y का मान 3 आ रहा, यानी 3 एक विशेष मान है जो x बराबर 0 से संबंधित है। और ये तभी आता है जब मैं x का मान क्या लेता हूँ, 0। यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे y का मान 3 मान लूँ, यदि y बराबर 3, तो x का मान कितना आ जाएगा, 3 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 0। यानी अगर मैंने यदि y बराबर 3 लिया तो x का मान कितना आया, 0। यहाँ अगर मैं y का मान 2 ले लूँ तो x बराबर 3 माइनस 2 कितना आया, 1। यानी यदि मैंने y का मान 2 लिया तो x का मान कितना आया, x y। यहाँ पर मैं y का x का मान मान रहा हूँ तो y का निकल रहा है, यहाँ y का मान रहा हूँ तो, लेकिन एक चीज है कि मान वही आ रहा है निकल के, x 0 तो y 3 आया, और y 3 लिया तो x कितना आया, यानी 0 और 3 में कोई विशेष संबंध नहीं, 0 के साथ कोई और नंबर नहीं आ सकता इस समीकरण के हल के लिए। तो इस समीकरण के जो हल निकल के आ रहे हैं वो एक जोड़े के रूप में आ रहे हैं, और वो जोड़ा एक x का मान है और एक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने x का मान अपने आप माना है या y, लेकिन दोनों का मान आप अपने आप नहीं मानोगे। एक बच्चा कहने लगे x बराबर 0, y बराबर 5, x बराबर 1, y बराबर 6, ऐसा ही आप कितने वेरिएबल का बात मानोगे, दूसरे का क्या होगा, जब आप समीकरण में वो मान रखोगे तो दूसरे वाले का मान अपने आप निकल कर, ठीक है। तो इसके जो हल निकल कर आए, समीकरण x + y - 3 बराबर 0 के हल क्या निकल कर आए, यहां से। आप इन हलों को लिखे कैसे, आप ऐसे तो लिखोगे x बराबर 0, y बराबर कितना, 3। दूसरा हल कितना आया, x बराबर 1, y बराबर 2, और तीसरा कितना आया, x बराबर 2 और y बराबर 1। अरे हवा में बातें क्यों कर रहे हो, लिखा नहीं है सामने तुम्हारे। अभी आपने पिछला वाले में पढ़ा था कि किसी भी बिंदु को हम x, y से निरूपित, यही पढ़ा था। x भुज कहलाता है, y क्या कहलाता है, कोटि, और ब्रैकेट में लिखते हैं, और पहले x लिखते हैं और कॉमा लगा के फिर क्या लिखते हैं, y। तो ये जो हल लिखे हैं समीकरण के, इन्हें अगर मैं बिंदु के रूप में लिखूं तो, अगर मैं ये कहूं 0,3, ये कितना हो जाएगा, 1,2, तो ये कितना हो जाएगा,
इसका मतलब दो चरों में जो रैखिक समीकरण है उसके जो हल आते हैं वो युग्म के रूप में आते हैं, जोड़े के रूप में आते हैं। वो जोड़ा किसका होता है? x और y। और उसको जब हम एक युग्म के रूप में लिखते हैं तो क्या बन जाता है? बिंदु। इसका मतलब दो चरों में रैखिक समीकरण के हल एक बिंदु के रूप में होते हैं या आते हैं। और दो चरों में रैखिक समीकरण के हल कितने बिंदुओं के रूप में आएंगे? कितने बिंदु होंगे जो हल आएंगे इसके? अनंत होंगे। भाई आप जो जोड़े निकल के आ रहे हैं, x का मान मान रहे हो अपने आप, y का मान निकल के आ रहा है, तो हल तो जोड़ों के रूप में आ रहा है। तो ऐसे कितने जोड़े बन जाएंगे x और y के मानों के? तो कितने हल आएंगे निकल के इसके? अब आपका काम ये रहेगा इन बिंदुओं को आप ग्राफ में लगाना और इन्हें मिलाना। इन बिंदुओं को मिला के देखना क्या हो रहा है। एक ही रेखा आ रही है, त्रिभुज बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है, क्या बन रहा है? कम से कम इसके 5 हल निकालना। मैंने कहा था निकाले x बराबर 2 तक, x बराबर 3 लेना, x बराबर 4 लेना, x बराबर 5 लेना, y के मान आएंगे, उन्हें ग्राफ कॉपी में लगाना बिंदु और उन्हें सबको मिला देना। आप देखना क्या बन रहा है, पंचभुज बन रहा है, क्या बनेगा ये आप हमें कल आकर बताएंगे। कल फिर इसके आगे हम बात करेंगे, ठीक है।